वहाँ से आपका फ़ैट जो है वो बर्न होना शुरू होता है। बट अब आज की नई एक टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जो कि डॉक्टर हम्माद अशरफ साहब हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे पहली मरतबा आए हैं और ये आज हमें एक नई टेक्निक बताएंगे कि मैदे का ऑपरेशन और उसको काटे बगैर, एक सर्जरी किए बगैर जो है एक तरीके से उसको जो है छोटा किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, नई बात हो, नई टेक्नोलॉजी हो, नई टेक्निक हो, उसके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन हासिल करना तो मुझे लगता है हम सबका राइट है। तो इसलिए आज आपको मधु किया है। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइएगा कि मोटापा कम करने के लिए जो सर्जरी है, ये उसमें कौन से तरीके राइज हैं, बेस्ट है, बेहतर है? थैंक यू। जो सर्जरी है इसको हम कन्वेंशनल सर्जरी कहते हैं। इसमें जो मेन प्रोसीजर्स हैं वो दो तरह के हैं। जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है उसको स्लीव कहते हैं। उसका आपने अभी जिक्र किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 सुराखों के ज़रिए पेट में 3 छोटे कट लगा के तो सर्जन या 4 सर्जन आपका मैदा तकरीबन कोई 80% मैदा काट देते हैं और जहाँ से काटा है वहाँ से बाहर से सी के तो बाकी मैदा फेंक देते हैं। तो पूरा मैदा ही मतलब आधा या जो भी 70-80% वो कट जाता है। उसको सर्जिकल स्लीव भी कहते हैं, वर्टिकल स्लीव भी कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक स्लीव भी कहते हैं। ठीक। दूसरा जो कॉमनली परफॉर्म, जो रिलेटिवली लेस कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है, उसका नाम है गैस्ट्रिक बाईपास। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तरह के बाईपास होते हैं। उसमें यह किया जाता है कि मैदे का एक छोटा सा पाउच बनाया जाता है और उस पाउच को छोटी आंत के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा और पेचीदा प्रोसीजर है, लेकिन इसके रिज़ल्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स हैं। और भी सर्जरी के तरीके हैं, जैसे एक प्रोसीजर जिसका नाम SADS है, इसी तरह से और भी स्लीव प्लस जेजुनोस्टमी, इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कॉमनली जो परफॉर्म्ड है उसको कहते हैं स्लीव प्रोसीजर। सर, ये जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी है, व्हाट इज इट अबाउट? आप जानना चाहती हैं कि उसका रिस्क क्या है? रिस्क क्या है और एग्जैक्टली लोगों को इसकी पूरी पैटर्न बता दें। पैटर्न तो हमने यानी जैसे कि अभी जिक्र किया कि आप के मैदे का जब साइज़ कम हो जाता है तो जाहिर है कि आप खुराक कम ले पाते हैं, खुराक कम लेते हैं तो वज़न कम कर पाते हैं। ठीक है सर, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सब कुछ? जी मैं बताता हूँ अभी। और बाईपास में ये है कि ना सिर्फ साइज़ कम होता है बल्कि बहुत सारी इंटेस्टाइन का हिस्सा बाईपास हो जाता है, यानी खुराक उसमें जाती नहीं तो हज़म नहीं होती, तो गैर हज़मशुदा खुराक बाहर चली जाती है। जो आप खाते भी हैं तो उससे वज़न कम होता है। ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जितने लोग इतना मोटापा रखते हैं कि उनको स्लीव या बाईपास सर्जरी के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, अच्छा, और उनकी इंश्योरेंस उनको अलाउ करती है, उनमें से 1% लोग भी सर्जरी चूज़ नहीं करते। क्यों? उसकी वजह है कि लोग रिस्क के मुतल्लिक परेशान होते हैं। हाँ। कि बड़ा ऑपरेशन है, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क है, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क है, इसमें एक चीज़ जिसको लीक होती है उसका रिस्क है, इसको अगर हम लेप्रोस्कोपिक यानी 3-4 सुराखों के ज़रिए करने की कोशिश करें तो किसी न किसी हद तक ओपन करने का रिस्क है। फिर जो स्लीव सर्जरी है उसमें हर तीसरे चौथे मरीज़ में रिफ्लक्स का रिस्क बढ़ जाता है, एसिड रिफ्लक्स बड़ा होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, एसिडिटी रहेगी, तो उनको एसिडिटी रहती है, डाइजेस्टिव कंट्रोल नहीं हो सकती। और मोस्टली लोगों में मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वो फिर पेशेंट कहते हैं कि ऑपरेशन करवाया था वो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम करने के लिए, तो अब मैदे की दवाइयों पे आ गए हैं, तो वो भी नहीं हुआ तो साथ 2 दवाइयाँ ऐड हो गई। इस सर्जरी के बाद तो मुझे लगता है ये बाईपास वाली सर्जरी, इसके बाद तो फिर लोग मिर्च मसाला तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते होंगे। और हमारे पाकिस्तान का तो मिर्च मसाले के बगैर गुजारा ही कोई नहीं है। हमारा तो बस चले, हम खाने में नहीं, हम तो मुँह पे लगाने वाली क्रीमों में भी लाल मिर्चें डाल के लगा लें, इतने शौकीन हैं हम तो। बस फिर क्या करेंगे हम? मिर्च मसाला तो वैसे भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए हमारे मैदे। बस लोगों को समझ कोई नहीं है इस बारे में भी, एक मैंने शो करना है डॉक्टर साहब। तो ये वाले जो पेशेंट हैं इनके लिए तो जहर नहीं, निहायत ही जहर होगा ये लाल मिर्चें वगैरह, और उनको तो बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम्स रहेगा, है ना? इसी को एक सिंपल टर्म में ये बताया जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। ठीक है। और जो बाईपास है उसमें चूँकि बहुत सारा, जैसे मैंने कहा कि इलाका इंटेस्टाइन का बाईपास हो जाता है, तो गैर हज़मशुदा खुराक, फिर वो विटामिन्स और मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, जिसके लिए फिर उन लोगों को बड़े बड़े कैप्सूल सुबह और शाम 3-4 कैप्सूल लेने पड़ते हैं।
फिर वही बात कि पेशेंट कहता है कि हमने शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम करने के ना कि अब मैदे लिए की ऑपरेशन भी खाएं। किया, लेकिन अब विटामिन की बड़े बड़े सर ये एंडोस्कोपी स्लीव और ये गैस्ट्रोप्लास्टी ये जो है इसके बारे में भी ज़रा हमें सही से एलैबोरेट कर दीजिए, ESG क्या है? थैंक यू। जब कन्वेंशनल सर्जरी की मैंने बात की कि लोग उसको नहीं चूज़ करते इसलिए कि उसका रिस्क ज़्यादा है, तो पिछले 2 डेकेड्स में बहुत सारी रिसर्च हुई, क्या हम ऐसा कोई तरीका बना सकते हैं जो कि बहुत कम रिस्की हो लेकिन ऐसे ही रिज़ल्ट्स दे दे। तो 10 years ago ये प्रोसीजर अमेरिका में स्टार्ट हुआ और इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। इसमें क्या करते हैं कि जो आपने बताया कि चावल के दाने के बराबर भी जो 4 आपको सुराख लगते हैं वो भी नहीं लगते। आपके पेट के ऊपर कोई किसी किस्म का कट नहीं लगता। आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह से सादा एंडोस्कोपी होती है। कट के ये कैसे सर्जरी? Yes, सर ब्रेक के बाद बताइएगा, yeah. डिटेल में एलैबोरेट कीजिएगा। हाँ, ये नई चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर बुलाऊँ और लोगों को पता चले, क्योंकि सर्जरी से, कट से, ऑपरेशन से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई डरता है। और अगर ये बिना ऑपरेशन के कोई सर्जरी है और कोई ऐसी टेक्निक है और किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है मोटापे का, तो वाई नॉट? सेहत है तो हज़ार नेमत है। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। अच्छा, अब ये एक ऐसी सर्जरी है जिसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, डॉक्टर हमाद, कि ये ना तो चावल के दाने के बराबर कोई कट लगेगा, ना कोई ऐसी सर्जरी, छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन कुछ नहीं, मगर आप जो है ना अपना मैदा छोटा करके दुबले हो सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है जब कोई कट ही नहीं लग रहा? एलैबोरेट। थैंक यू। इसमें जो जितने भी प्रोसीजर हैं वेट लॉस के, उसमें से जो लेटेस्ट है वो ये है। अच्छा, ये कब इंट्रोड्यूस करवाई गई? तो ये तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ। 5 साल पहले ये वाइड स्प्रेड हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका से फैला, और अभी तो ये ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम इसको इस साल के शुरू में लेके आए हैं। अभी? और जी अभी जनवरी में हमने पहला केस किया था। अच्छा, कितने और उसके बाद कर से चुके हैं वापस अभी हम पहले केस के बाद? मतलब पता चले मुझे पाकिस्तान में कितने लोग इस पे दौड़े भागे हैं, आए हैं, कितने पेशेंट्स? हम एवरी मंथ कपल ऑफ प्रोसीजर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ऐसे ही है। और ये यानी इसकी बल्कि हमें तो मुश्किल पेश आ रही है कि जो इसके जो इक्विपमेंट है वो चूँकि इंपोर्ट होता है तो उसमें डिले आ जाते हैं। लोगों ने बाहर से आके बाज़ औक़ात प्रोसीजर करवाना होता है, उनके पास छुट्टी थोड़ी होती है, या लोगों ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब उनके बच्चों का ऑफ है या ऐसे उस टाइम प्रोसीजर करवाना है, तो हमें वो उसमें बाज़ औक़ात अब आप ये एलैबोरेट ज़रूर करें, कैसे बिना कट के ऑपरेशन और मैदा छोटा हो रहा है? थैंक यू। उसमें होता ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स एक एंडोस्कोपी के ज़रिए मुंह के ज़रिए दाखिल किए जाते हैं, मुंह से खुराक की नाली में, वहाँ से मैदे के अंदर जाके अंदर से सिलाई करके, तो मैदे का साइज़ पहले की निस्बत 25% 30% रह जाता है। जिस तरह से आप किसी शर्ट की, किसी ट्राउज़र की फ़िटिंग करते हैं, उसकी सिलाई के अंदर ही एक सिलाई लगा देते हैं तो वो टाइट हो जाता है। अल्ट्रेशन। तो इसमें कटिंग इन्वॉल्व नहीं है, ना स्किन पे ना अंदर, तो इसकी वजह से ये बहुत सेफ़ हो जाता है। अच्छा, तो जब कट नहीं है तो ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, लीक का रिस्क नहीं है। तो कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले में ये 100 टाइम्स सेफ हो जाता है। ये सपोज एक ये साइज़ है, ठीक है जी, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि सपोज ये ऐसा है, ठीक है जी, इस साइज़ का है। अब जब आप इसको स्टिच करेंगे सपोज, तो आपने ये जगह इतनी आपने कहा कि 30% इसकी कम होगी, 70% कम होगी जी, 30% बाकी रह जाएगी। अच्छा, देखें वीडियो में भी वो दिखा रहे हैं आपको, साथ साथ ये भी देखें, मैं इधर भी मिसाल दे रही हूँ कि इस हद तक 30% रह गया, और ये वाला पूरा जो है ये फोल्ड होके अंदर ही इसी तरह फोल्ड हुआ। ये काटा पीटा कुछ नहीं, ऐसा फोल्ड किया, फेंका नहीं, और इसको स्टिच कर दिया जी ऐसे ही, ठीक है। और ये ऐसे स्टिच ऐसे साइज का हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और वो देखें वीडियो में भी पीछे देखें कैसे फोल्ड होता हुआ दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से, क्या टेक्नोलॉजी है। और ये मुंह के ज़रिए जी ऐसे ही है। तो इसमें बिल्कुल ना कोई कट है आपकी बॉडी पे, ना कोई स्कार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पहले कोई ऑपरेशन हो चुके होते हैं, पित्ते का ऑपरेशन, हमारे बहुत सारे पेशेंट ख़वातीन हैं उनके सी सेक्शन हो चुका होता है, तो पहले से जिनके ऑपरेशन हुए हैं उनके ऊपर बाहर से ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये और भी बेहतर है। कितना % कामयाब है, मतलब इसकी जो सर्जरी है
कितने % श्योरिटी आप देते हैं अपने क्लाइंट को जब वो आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सारे पेशेंट्स अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। एक्चुअली मोस्ट पेशेंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और मोटिवेटेड हैं, और वो ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ वेट लॉस के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको कंबाइन कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है सर, तो इसका हीलिंग प्रोसेस क्या है? अब ये देखें, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो सामने ऊपर हो, खून निकले, कट हो, कोई मज़े की बात बताऊं या प्लास्टर हो, तो ये इसमें तो पेट। हम पेशेंट को एक रात भी हॉस्पिटल में नहीं रखते। मुझे तो लगता है आप उसी करके दिन कहते होंगे अभी चले जाओ जी, ये तो जो सीन है। 4 से 6 घंटे की ऑब्जर्वेशन हम एहतियातन रखते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम सिर्फ इसलिए कि एक नया प्रोसीजर हुआ है, मैदे के अंदर कुछ तब्दीलियां हुई हैं, तो बाज़ औक़ात कुछ थोड़ी बहुत नौसिया या वॉमिटिंग एक नई चेंज के साथ बॉडी एडजस्ट हो रही होती है। खाने पीने तो की परहेज क्या देते हैं फिर आप? कितने टाइम तक क्या बंदा क्या नहीं खाता, क्या सिर्फ खा लेता है? 1 महीना हम थोड़ी सी डाइट को आल्टर करते हैं, इसलिए कि जो स्टिचेस लगाए हैं वो ज़रा अपनी जगह पे सही तरह बैठ जाएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा। 1 महीने में पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें हम लिक्विड डाइट, तो हमारी डाइटिशियन उनको पेशेंट को एक्सप्लेन कर देती हैं लॉट्स ऑफ ऑप्शंस लिक्विड डाइट की, और उसके बाद सेमी सॉलिड नॉर्मल डाइट, लेकिन सिर्फ सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और आफ्टरवर्ड्स लाइफ लॉन्ग हेल्दी डाइट। ओके। और वो जी जी सर वो ये कितने की हो जाती है सर्जरी अगर किसी ने करानी है? अच्छा, पाकिस्तान में क्या प्राइस है? मैं आपको एक और जो है ना वो बात बताता हूँ। नॉट रियली एक्सपेंसिव, वैसे भी एक रेलेवेंट टर्म है, और अभी तक कॉस्ट की वजह से कोई ऐसा मोटिवेटेड पेशेंट जो है उसको मैंने नहीं देखा कि वो ना करवा पाए हों, और इसकी कॉस्ट ओवरऑल जो सर्जरी है उसके साथ कंपेरेबल है। नई टेक्निक और सर्जरी के पैसे बता दें जी, सर्जरी के पैसे बता दें फिर पैसे बता दें। इट डिपेंड्स बेसिकली कि उसमें स्टिच कितने लगते हैं, बिकॉज मेन खर्चा वही है जो कितने स्टिचेस की आप 4 से 6 धागे लगते हैं। 4 से 6, आप 4 का भी बता दें, 6 का भी बता दें। तो 4 वाला जो है वो तकरीबन 9 से 10 लाख तक है, और जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि महंगी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसकी जो यानी इसको कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, चक्कर पे आ गए। अच्छा, और वो जो 8 वाले स्टिचेस हैं वो कितने की हो जाएगी? 8 तो यूजुअली होते, कभी रीइंफोर्समेंट या कोई टूट जाए खुदा न खास्ता, ऐसे तो यूजुअली 6 स्टिचेस में तो वो तकरीबन 12 तक जो है ना वो उसकी कॉस्ट चली जाती है। और ये आपको फ्रैंकली बताऊं, दुनिया में सबसे कम प्राइस ये है, और उसकी वजह ये है कि हम इसके अंदर अपनी कोई फ़ीस नहीं ले रहे, और वो इसलिए कि हम यानी इस पैशन के साथ कि ये वो टेक्निक, वो चीज़ जो अमेरिका में या इंग्लैंड में मेरे पेशेंट्स को अवेलेबल है, वो पाकिस्तान में क्यों ना अवेलेबल हो। ये हम बात, सब चीज़ तो अपनी टेक्नोलॉजी, काम, सब कुछ एक नई चीज़ है जो बताइए, मुतारिफ भी करवाइए, और लोग काम भी आपसे ले रहे होंगे। मगर एक जो मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि ठीक है जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए तो शो मैं करती हूँ, मगर जो मेरी वो बहनें भाई वो लोग हैं ना जो बड़े मज़दूर तबके के हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी अम्मियाँ अब्बू या घर में किसी बड़ी बहन जिसकी शादी नहीं हो रही, वो मोटापे का शिकार है, और कुछ लोग तो डिप्रेशन का शिकार भी हो गए सिर्फ अपने मोटापे की वजह से, और बाकी भी उनके ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट्स एंड मोटापा। तो ये तो मैं उनके लिए शो करती हूँ, और उनके हिसाब से मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं, नामुमकिन है अफोर्ड करना, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कि मिडिल क्लास मीडियोकर जो है वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। नई चीज़ आती है ना, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो जो हमारी मिडिल क्लास है उसी से हमारा मुल्क आगे जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क जो परवान चढ़ता है, आगे जाता है, वो हमारे मिडिल क्लास की वजह से ही देखा जाता है। तो करेंसी भी चीज़ें, ये सब कुछ जो ऊपर नीचे होती है मिडिल क्लास की वजह से होती है। जब हमारे मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होगा और ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं, आजकल तो ऐसे हालात हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे बस में हो ये तो सस्ती हो जाए किसी तरह, तो फिर तो एवरीबॉडी कैन ट्राई दिस। मैं बिल्कुल आपको, यानी जब भी कोई नई चीज़ आती है तो जिस कंपनी की ये यानी वो एक ही वाहिद कंपनी है दुनिया में जिनकी ये प्रोडक्ट है, वो उसको अपने टर्म्स के ऊपर सेल करते हैं, और अमेरिका और यूके में सेम प्रोसीजर इक्वली क्वालिफाइड कंसल्टेंट के साथ और प्रॉबली इतने अच्छे, यो समझ लें कि प्राइवेट सर्विस के बगैर इससे 3 से 4 गुना महंगा है। और उन्होंने जिस कॉस्ट पे हमें सेल करनी हो, हम डायरेक्ट वो कॉस्ट पेशेंट को, सही गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही ना अभी किसी अभी तो बहुत नई है, अभी तो यानी पूरे कंट्री में बाकी लोग मेरे कलीग सीख रहे हैं, लेकिन जो इसको एज ए सर्विस प्रोवाइड करने का है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओनली मी।
लेकिन जब भी मास प्रोडक्शन होगी किसी चीज़ की तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाती है। हम किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें, किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें, जब वो पहले इंट्रोड्यूस होती है तो ऑफ कोर्स तो उसका महंगी जो होती है, है बाद में मार्केट में मुतारिफ होने के बाद ना। थैंक यू Exactly. सो